सिद्धासन को जो मूलाधार वाला भाग है, जो गुदा वाला भाग होता है जहाँ से मल त्याग होता है, वहाँ उसके ऊपर जो खाली स्थान होता है और जो जननेंद्रिय होती है उसके बीच में बाईं एड़ी को, लेफ्ट एंकल्स है, उसको रखते हैं। और उसके बाद उसके रखने के बाद जो जननेंद्रिय वाला पूरा पार्ट होता है उसके ऊपर दाहिना एड़ी रखते हैं। ठीक है, इस तरह से बैठते हैं। और ये तो नीचे वाली स्थिति हो गई। उसके बाद से शरीर को सीधा रखते हैं। सीधा रखने के बाद जो है ये जो आपकी दाढ़ी है जी, नहीं नहीं, आपको मैंने बताया कि जो गुदा वाला भाग है, यानी कि जो एनस पार्ट है, एनस पार्ट के थोड़ा सा ऊपर जहाँ पे खाली स्थान होता है, बैठना नहीं है इसमें। नहीं नहीं, बैठना नहीं। नहीं नहीं, बैठते नहीं है, बैठना नहीं होता उसके ऊपर, तो बैठना ही नहीं है आपको। ठीक है, हाँ हाँ, ग्रुप में आप हट पर। हाँ हाँ हाँ, जब इसका प्रयोगात्मक सत्र लेंगे। हाँ, नहीं नहीं नहीं, उसके ऊपर आते ही नहीं हम। उसके ऊपर थोड़ा सा आता है पार्ट, वो वाला पार्ट जो है ना, जब बैठेंगे तो वो वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है ना, ऐसे जब थोड़ा सा बैठेंगे तो वो तो आएगा, एड़ी वाला भाग तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है ना। दूसरा पैर जो है, जो उपस्थ वाला भाग है ना, जो यानी कि नाभि के नीचे वाले से, जहाँ से ये प्रारंभ होता है हमारा जननेंद्रिय पार्ट, उसके ऊपर रखना है। ठीक है। नहीं नहीं, थाई के ऊपर नहीं आएगा, थाई के दोनों बीच में आ जाएगा ये पैर। ठीक है ना। जब हम ये रखेंगे तो ये जो दोनों थाई है ना, थाई के बीच में आ जाएगा दूसरा पैर। दाहिना पैर जो है वह जो है बाएं थाई के घुटने वाला जो काफ मसल्स है और जो थाई है उसके बीच में पंजा आ जाएगा। ठीक है ना, दाहिना पैर जो है। ठीक है, ठीक। हाँ, नीचे बाएं पैर रहेगा। ठीक है। और दायां पैर, हाँ, दायां पैर नाभि के नीचे, उसे उपस्थ के ऊपर एड़ी लगा करके ही रखना है। इसमें ऐसा होता है कि दोनों टखने मिल जाते हैं। ठीक है ना, दोनों टखने जो मिल जाते हैं, और दबाव जो है मूलाधार चक्र पे पड़ता है। ठीक है ना, मूलाधार चक्र पे और स्वादिष्ठान चक्र पे पड़ता है। इसका मूल, हाँ, लेफ्ट लेग लेना है। इसमें ना ये समझिए कि मूलाधार और स्वादिष्ठान चक्र को अगर समझ रहे हैं आप, ठीक है, तो फिर वहां वहां पे आपको लगाना है कि उस पे उसका दबाव पड़े। ठीक। ठीक है, एक साधारण बात। वो, हाँ, जालंधर जालंधर बंद लगाना है आपको। जालंधर बंद लगाने के बाद जो है आपको ऐसे भ्रिकुटी पे देखना है, आंख खोल करके, भ्रिकुटी के मध्य में। ठीक है, आंख को ऊपर ऐसे ले जाना है, ऐसे देखना होता है। ठीक है, ऊपर चढ़ा करके आंख को देखना होता है भ्रू मध्य में। ठीक है, यहाँ पे तब तक देखना है जब तक कि एकाग्रता न बनी रहे। एकाग्रता न बन जाती हो। ठीक, आंखें खुला हुआ ही भूमध्य में देखेंगे ना आप, वो तो भूमध्य में तभी एकाग्रता, वी आकार की आकृति बनती है अगर आप देखते हैं तो। ठीक है, वी की आकृति बनती है जब आप साधना करेंगे, तो आप वी की आकृति बनती है, ये समझिएगा। पहला स्टेप जो आता है वी बन जाता है, तो अंग्रेजी का जो वी अक्षर है वो दिखाई देगा आपको अगर करेंगे तो। ठीक, जी। एक शवासन में सीधा लेटना होता है, उत्तान लेटना होता है सीधा, और उसमें जो है पूर्व की तरफ रखें तो सबसे बेस्ट होता है। पूर्व की तरफ सिर होना चाहिए और पश्चिम की तरफ पैर होना चाहिए। ठीक है, उत्तर की तरफ कभी सिर रख करके न करें शवासन, ये ध्यान रखें। हाँ, हमेशा पूर्व में हेड रखिए या दक्षिण में रख सकते हैं। ठीक है, लेग्स लेग्स अगर फोल्ड भी करते हैं तो ऊर्जा का प्रवाह नहीं सही शरीर में सही तरीके से होता है। अगर लेग्स के ऊपर लेग्स है तो भी ऊर्जा न्यूट्रल हो जाती है, ध्यान रखिए। लेग्स के ऊपर लेग नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेग से टच नहीं होना चाहिए ऊर्जा। या फिर दूसरे
से भी आपके शरीर नहीं टच। कुछ लोग शवासन करते हैं तो एक दूसरे से चिपक करके लगे रहे करते हैं। आजकल के योगा कैसे करा रहे हैं लोग कि एक दूसरे से पीठ चिपका करके योगा आजकल कराते हैं लोग। बहुत से योगा मैंने देखा है लोग, वो सबसे खतरनाक होता है। ये नहीं पता होता है उन लोगों को कि पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी जो है एक दूसरे के अंदर ट्रांसफर होकर के वो दूसरे की भी ऊर्जा को क्षतिग्रस्त करती है और नुकसान करती है। ठीक है, तो कभी आजकल कपल योगा कराते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है, एक दूसरे के शरीर को टच करके पीठ से पीठ लगा करके मैंने देखा है बहुत से। मैंने उन योगियों को बहुत काफ़ी बोला था। अहमदाबाद में भी कुछ योगी हैं जो कराते हैं, तो मैंने उनको भी मेरी कई जगह दिल्ली में भी कराते हैं, उनका देखा देखी। तो मैंने उनको कई लोगों को बोला था कि तुम उनको, और अपने तो समस्या में हो, उनको भी समस्या में डालोगे आने वाले समय में। तो ये समस्याएं हैं, ये इस चीज़ को समझिए और ऐसा गलती कभी मत करिएगा। ठीक है, आजकल जो कपल योगा, शरीर को टच करके एक शरीर को एक दूसरे को पकड़ करके, ऐसा योगा कभी नहीं होता है। और जो ऐसे करेगा वो समझिए बड़े ही उसको आने वाले समय में नुकसान होने वाला है शारीरिक रूप से। जी नहीं, आपको टच नहीं करना है, उस अवस्था में नहीं टच करना है आपको। ठीक है ना। हाँ हाँ, उससे क्या होता है कि अगर खुद आपके अंदर खुद तो निगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी है, परंतु जो हमारे शरीर में हाथ पैर में जो इंद्रियां हैं, ठीक है ना, जो इंद्रियां हैं इनका प्रवाह बढ़ जाता है, इसीलिए चित्त एकाग्र कभी नहीं, रजोगुण बढ़ जाता है इससे। मेरे कहने का तात्पर्य ये है, अगर आप दो हाथ से हाथ मिला दिए, पैर मिला दिए ना, तो रजोगुण एकदम अपने उफान पे आ जाते हैं। रजोगुण और तमोगुण शरीर के अंदर बढ़ जाता है, फिर चित्त कभी एकाग्र नहीं हो पाता है। ठीक है, इसका कारण यही है। जी हाँ, इसमें ये हठ प्रदीपिका आप पढ़ेंगे तो हठ प्रदीपिका के जो है अ, हाँ, इसमें चित्र बना हुआ है तो आप वहां से देख लीजिए। हाँ शवासन में, हाँ सवा हाँ शवासन में आप जो है शवासन में ये देखिए, भूमध्य में न मत देखिए। चित्त को अगर शांत करना है शवासन में तो श्वासों पे सबसे अच्छा रहता है। ठीक है ना, श्वासों पे केंद्रित करिए, श्वासों को सामान्य करिए। इसमें श्वासों पे ज़्यादा ध्यान रखिए। प्राण और अपान पे ध्यान अगर ज़्यादा रखेंगे, प्राण पे ज़्यादा ध्यान रखिए, अपान पे ध्यान रखिए, तो आप ज़्यादा इसमें रिलैक्सेशन जल्दी महसूस करेंगे। ठीक है, अगर आप उसमें भूमध्य में या फिर नासिका के अग्र पे देखेंगे तो थोड़ा सा आपको समस्या आएगी। इसमें पूरी रिलैक्स होने की, विश्रांति का आश्रम है, इसलिए केवल श्वासों पे ध्यान को केंद्रित करिए इसमें। हाँ बोलिए जी। हाँ, चंद्र स्वर का, चंद्र देखिए, चंद्र जो हमारा खेचरी मुद्रा है, जब खेचरी मुद्रा करते हैं तो वहां से हर प्रदीप ग्रहण संहिता में बताया था वो चीज, तो वहां से एक स्राव निकलता है, अमृत टपकता है कहते हैं। तो वो अमृत जो है जब टपकता है तो उसको केवल ग्रहण करने की क्षमता सूर्य चक्र में होती है, नाभि चक्र में होती है, वही केवल उसका पान कर पाता है, बाकी शरीर में कोई अंग नहीं पान कर पाता है। ठीक है, तो वह बहन चंद्र चंद्र नाड़ी बोल लीजिए, चंद्र स्वर बोल लीजिए। ठीक है, हाँ तो वो जो, हाँ सूर्य नाड़ी, ह और ठ। ठीक है, तो सूर्य जो, तो वहां से जो सूर्य स्वर है वो अमृत का पान कर सोख लेता है अमृत को, फिर ऊर्जा शरीर में नहीं बच पाती है, यही चंद्र स्वर है। ठीक है ना, और मत्स्येंद्रासन करने से वह जो चंद्र स्वर का भाव है वह स्थिर रुक जाता है, यही इसका तात्पर्य है। ठीक है, हाँ आप कुछ कुछ रहे थे मयूरासन के बारे में। देखिए ऐसा हठ प्रदीपिका में तो नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, हठ प्रदीपिका में ऐसा नहीं लिखा हुआ है, और अन्य शास्त्रों में भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि स्त्री को नहीं करना चाहिए। ठीक है, शास्त्रोक्त तो नहीं है, परंतु आगे के जो योगी हुए हैं उन्होंने अपने अभ्यास के द्वारा, अपने अनुभव के द्वारा कुछ ऐसा आगे लिखा होगा, तो वो उनका मत होगा। परंतु यहाँ तो श्लोक पढ़े हम,
परंतु यहाँ पे तो नहीं वर्णन है, तो नहीं कह सकते कि स्त्री को नहीं करना चाहिए। हाँ, थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए, ठीक है। ये केवल उदर पे केंद्रित करके बताया गया है, न कि गर्भाशय को केंद्रित करके बताया गया है। अब शायद ये बात स्कूलों कॉलेजों में बताई जाती है, परंतु ये कहाँ से आया, कहाँ से बात कही जाती है, इसके बारे में कोई वर्णन नहीं करता है। हठ पर दीपिका में तो नहीं कही गई ये बात कि स्त्री को जो है मयूरासन नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये बात आपने पढ़ा ना, कहीं आया ये बात? कहीं नहीं आया, कहीं नहीं आया। जब शास्त्रों में नहीं आया है तो मुझे लगता है कि करने में कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि ये मयूरासन जो है खास तरह से जो है हमारे जो पेट वाला भाग है उस पेट वाले भाग पे ही वर्क कर रहा है, ठीक है। गर्भाशय तो थोड़ा नीचे वाला पोर्शन है। हाँ, ये है कि जो गर्भावस्था में स्त्री रहती है उसको नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। या जो प्रसूति, जिसका बच्चा उत्पन्न हो गया है वह स्त्री को तत्काल नहीं करना चाहिए। इनका ऑपरेशन हुआ है उनको नहीं करना चाहिए। और जो, हाँ, जो पीरियड्स आदि में इसको नहीं करना चाहिए, उस समय भी थोड़ी समस्या आती है, तो थोड़ी थोड़ी सावधानियां बरतनी, बाकी स्त्री भी कर सकती है, ऐसा नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। बताइए। ये सारे पेट के रोग हैं, सभी पेट के रोग हैं ये। अपच होता है, अजीर्ण होता है, गैस बनता है उसमें, ठीक है, अफरा होता है, बेचैनी होने लगती है, यही सब पेट से संबंधित सारे रोग हैं। उन सभी पेट से संबंधित रोगों को नष्ट करता है। ये सारे के सारे पाचन से संबंधित रोग हैं। जब भोजन नहीं पचता है तो अफरा होता है, गुल्म होता है, तमाम तरह के रोग होते हैं। भोजन जब सड़ने लगता है तो भोजन के सड़ने के बाद कौन कौन से स्टेप आते हैं, बस वही है ये, बाकी और कोई उसमें मत फंसिए। ये आयुर्वेद का विषय है, कभी आयुर्वेद के जिक्र करेंगे तो इन सबको बताएंगे, ठीक है ना। जी 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 जी। हम्म। जरूर जरूर, आप जो है किसी को जब भी मुंह से बोल करके किसी को अभिवादन नहीं करना चाहिए। उसमें जब भी आप किसी को अभिवादन करते हैं तो आपको उसका ऐसे करने से जो है, जब आप किसी को नमस्ते बोलते हैं तो ऊर्जा का प्रवाह पांचों तत्वों के माध्यम से ग्रहण करने की स्थिति में होता है। आप केवल किसी को बोलते तो हो नमस्ते, परंतु जब वह बोलता है कुछ आपको अपने मुंह से या कुछ देने का बोलता है, तो ग्रहण करने के लिए आपके सारे दरवाजे बंद रहते हैं और फिर वह ऊर्जा लौट के चली जाती है, ठीक है। मसाज मसाज, हाँ हाँ। नहीं नहीं, वो रोग की स्थिति में है, वो रोग की स्थिति में आप करा सकते हैं, ठीक है ना वो। हाँ, वो करवा, चिकित्सा की दृष्टि से करा सकते हैं, वो करवाने में कोई वो नहीं है, परंतु भाव अच्छे होने चाहिए, ठीक है। कोई भी आप, हाँ, वो पॉजिटिव नेगेटिव के लिए यही बोल रहा हूँ ना, भाव अच्छे होने चाहिए उसके अंदर, जो करने वाला है जो कराने वाला है, वो दोनों का भाव अच्छा होना है, ठीक है ना। भाव, फीलिंग अच्छा होना चाहिए, ठीक। फीलिंग अच्छा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। हाँ, ये टच करने का प्रावधान है। हाँ, देखिए आजकल लोग घुटने को टच करते हैं। आजकल लोग अगर किसी बुजुर्ग का अगर नमस्ते करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो घुटने को टच करके नमस्ते करते हैं, तो ये भी गलत तरीका है। जब भी आप किसी बड़े बुजुर्ग का अभिवादन करते हैं तो उसके पांचों अंगुलियों को टच करने का प्रयास करिए, ठीक है। पैर को ऐसे टच करने का प्रयास करिए, जैसे ऐसे अंगुलियां हैं तो इसके ऊपर ऐसे अंगुलियां रखने का प्रयास करिए। इस तरह से ऊर्जा को आप अपने तरफ लेने का प्रयास करिए। इसमें बहुत बड़ी साइंटिफिकता है, बहुत कम लोगों को पता है ये सारी चीज़ें, लोग जानते हैं। और जब आप किसी को नमस्ते करें तो ऐसे नमस्ते करते हैं, तो उसके अभिवादन जो वो कहना चाहता है, जो उसके मुख से निकलता है, उसको आप एक्सेप्ट कर सकते हो, ठीक है। वो देखिए, अगर आपकी पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा है
आपकी पॉजिटिविटी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो उसकी नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा असर नहीं करती है। ऐसा भी होता है। आप पॉजिटिविटी से भरे हुए हो तो वह उसके ऊपर काम नहीं करती है, परंतु आप अगर खाली हो तो उसकी नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी हो जाएगी। इसीलिए सभी लोगों से सभी कार्य नहीं करवाने चाहिए। देखना चाहिए कि वह व्यक्ति किस भाव में है, किस विचार में है, किस परिस्थिति से जी रहा है, कहाँ से उठ करके आया है। ये सारी परिस्थितियों देख करके ही जो है हमारे जो है संस्कृति में सारे चीज़ें मिलती हैं, इनका बड़ा असर पड़ता है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आसनों में भी देखने को मिलती है, ठीक है ना। जो चिकित्सा परिचारक के रूप में होते हैं, तो परिचारक किस दृष्टि से करता है, व्यवसाय की दृष्टि से करता है, तो उसके भाव में केवल रोगी को ठीक करने का भाव होता है उसके मन में। अगर कोई परिचारक है, व्यवसायिक परिचारक है, मैं कोई डॉक्टर है, कोई मसाजर है, तो उसके अंदर ये भाव है कि मैं मसाज कर रहा हूँ तो कोई रोगी ठीक होगा। अगर इस भाव से कर रहा है वो, तो अच्छा है, ठीक है। आप हफ्ते में जाकर के 2 दिन 3 दिन करवा लीजिए। परंतु अगर वो मसाजर जो है आपको बुरी भावना, बुरी दृष्टि से केवल मसाज इसलिए कर रहा है कि आपका कोई शोषण करना चाहता है, तो वह गलत है, ठीक है। कोई बंद कर दे साउंड, कोई बंद करे भाई, कोई साउंड बंद करे। किसी के यहाँ से आवाज, बोलिए। हाँ, होता है, होता है। अगर देखिए, आप अगर मसाजर, व्यवसायिक मसाजर हो, चाहे व्यवसायिक आप योगी हो, तो दूसरे के लिए जो योग करा, आजकल योगियों में सबसे बड़ी समस्या आ गई है, चाहे मसाजरों में, कि मसाज दूसरे का करते तो ठीक है, परंतु अपने लिए कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। जब अब कोई अपने लिए मसाजर अपने लिए कोई मेहनत नहीं करता है, केवल दिन भर जो है सुबह से लेकर के शाम तक वह पैसे के लालच में जाकर के दूसरे का ही मसाज करता है, तो वह अपने शरीर को भूल जाता है, अपने शरीर को रिलैक्स नहीं दे पाता है, अपने शरीर को कैसे ऊर्जा मिलेगी वह नहीं दे पाता है, अच्छी तरह से खाद्य पदार्थ नहीं दे पाता है शरीर को, अच्छी तरह से हील नहीं कर पाता है शरीर को, हमारे शरीर में कैसे एनर्जी आए उस तरह का कोई साधन नहीं करता है। आजकल के जितने योगी हैं, वह योग कराने के चक्कर में आधा से अधिक योगी जो है, उनके शरीर में बीमारियां आ गई हैं। और मैं बताऊं, जितने योग कराने वाले लोग हैं उसमें से बहुत लोग बीमारी के कंडीशन में हैं। और बहुत से ऐसे योगी थे जो इनकी प्रतिरोधक क्षमता इतनी कमजोर हो गई थी, कोरोना सबको पकड़ लिया था। 50% योगी हैं जिनको कोरोना पकड़ लिया था, ठीक है। हाँ, तो कोरोना पकड़ लिया है तो प्रतिरोधक क्षमता कम होने के कारण वो अपना अभ्यास नहीं करते हैं। जैसे कि मैंने ये बताया कि पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास अगर योगी करता है, तो चाहे हीलर है, तो उसके अंदर एनर्जी आती है। एनर्जी आपके अंदर कैसे आएगी, ये आप कोई प्रक्रिया करिए ना, कि आपके अंदर जो है मतलब उस तरह का कोई एनर्जी, ऐसा आप काम करिए। तो आप करते नहीं, केवल दूसरे का करते रहते हो, तो आपके शरीर के अंदर से सारी शक्ति धीरे 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 क्षीण होने लगती है और आपके अंदर निगेटिविटी भर जाती है। दूसरे की भी एनर्जी जो है, दूसरे की भी शक्ति जो है, निगेटिविटी जो है आपके अंदर आ जाती है। रामकृष्ण परमहंस जो है वह कैंसर से मरे थे, ठीक है। वो क्या था कि उनके पास जो भी आता था वो कहता था कि मुझे ठीक हो जाए, बोलता था कि जाओ। वह ऐसे टच कर देते, स्पर्श कर देते थे और उसकी बीमारी को, उसके रोग को ले लेते थे। अद्भुत संत थे वो रामकृष्ण परमहंस, और लगभग जितने भी उनके पास आते थे सबकी बीमारियां ले लेते थे, मगर कभी अपने बारे में नहीं सोचे वो, ठीक है ना। वो उनके अंदर इतनी अद्भुत शक्ति थी कि सभी की बीमारियां लेने की क्षमता उनके अंदर आती थी। कोई भी उनके पास बीमारी दुखी आता था तो उसको केवल टच कर देते थे, उससे गले मिल लेते थे, बड़े भावुक होकर के उसको पकड़ के रोने लगते थे कि तेरे अंदर रोग है, और वो भावुक होकर के उसके रोग से जब गले से लिपटते थे तो उसका बीमारी दूर हो जाती थी।
रामकृष्ण परमहंस के बारे में ऐसा कहा जाता है। तो वो भाव था, ठीक है ना जी। हम्म। आता है ऐसा। तो वो रोग सभी लोग नहीं ले पाते हैं। रामकृष्ण परमहंस ने अपना रोग किसी को नहीं दिया, साथ लेकर के मर गए वो। जो सबके रोग उन्होंने ले लिया था, एक ही व्यक्ति के गिरीश घोष का ही रोग नहीं लिया था उन्होंने। बहुत से भक्त उनके पास आते थे, बहुत से साधक उनके पास आते थे। केवल गिरीश घोष तो बड़े हस्ती हैं तो उनका नाम लिखा हुआ है, परंतु आप और गहराई में उनके पढ़ोगे तो पता चलेगा कि जितने भी दीन सहाय दुखी लोग आते थे, उन सभी के बीमारी और कष्टों को उनके अंदर क्षमता थी। आजकल जो साउथ में एक अम्मा जी हैं, सुना है ना, अम्मा जी के अंदर भी यही कला है कि उनके पास कोई बहुत बड़ा आश्रम है उनका। तो उनके यहाँ भी जो विदेशों से लोग आते हैं, जो काफ़ी मानसिक रूप से शारीरिक रूप से परेशान रहते हैं, उनको भी वो गले लगाती हैं। और जैसे ही गले लगाती हैं, कहते हैं कि उनके अंदर से सारी बीमारियां, सारी समस्याएं दूर होती हैं। पता नहीं क्या सत्य है, हम तो अभी नहीं उससे परिचित हैं। सत्य भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। तो इस तरह से होता है, पॉजिटिव निगेटिव का असर होता है, ठीक है। उसका भी है। वो लोग क्या है, वो लोग करते तो ठीक है, मगर वो आधा अधूरा करते हैं, ठीक है। वो लोग जो करते हैं वो आधा करते हैं। शोल्डर से शोल्डर जो मिलाने का प्रावधान है वो आधा अधूरा है, ठीक है। हमारे यहाँ जैसे गले लगाने का जो प्रावधान था, ठीक है, उसको वो लोग आधा अधूरा करते हैं। शोल्डर से शोल्डर केवल मिलाते हैं, ठीक है। और गले लगाने का जो प्रावधान था उसमें एक भाव होता था, ठीक है। एक भाव होता था, और उस भाव में जो है बहुत कुछ बह जाता था। जो बीमारियां होती थी वह भी बह जाती थी। जो जो पॉजिटिव निगेटिव होती थी वह भी ग्रहण करने की और लेने की क्षमता होती थी। आप किसी ऐसे व्यक्ति को गले लगा करके देखो, कितना उसको राहत मिल जाता है, आपको राहत मिल जाता है। अपने बच्चे को गले लगा करके देखिए तो आपको पता चलेगा। हाँ, उनका उनका हाँ, तो वो फिर आधा अधूरा है। मैं बताया तो, उनका करते तो हैं, परंतु क्या हुआ कि उसमें आधा अधूरा हो गया। इसलिए जो है उसमें पूरी एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो पाती है, ऊर्जा गलत दिशा में बहने लगती है। उसमें क्या था कि हृदय से हृदय मिलाने की बात थी, हृदय चक्र को एक दूसरे से मिलाने की बात थी, परंतु उसका वो विध्वंसक हो गया। उन लोगों ने सही तरीके से नहीं जान पाए, ठीक है ना। तो कहीं ना समस्याएं तो रहती हैं कहीं ना कहीं। तो कहीं हर चीज वंश है, देखने को मिलता है। हाँ, ऊर्जा रुद्राक्ष जो है, ऊर्जा ऊर्जा को बहने नहीं देता है, रोक करके रखता है शरीर से, इसलिए पहन सकते हैं। तो, रुद्राक्ष पहनिए, सोने चांदी पहनिए, हीरे जवाहरात पहनिए, ये सारे के सारे ऊर्जा को शरीर में बनाए रखने के लिए बहुत ही लाभकारी हैं। जितने हमारे राजा महाराजा हुआ करते थे वो मुकुट धारण किया करते थे, गले में माला धारण किए करते थे, हाथ में धारण। जितने ऋषि मुनि हुआ करते थे वो भी माला धारण करते थे, वो भी हाथ में ऐसे रुद्राक्ष की माला धारण करते थे, जटा धारण करते थे। तो ये सब ऊर्जा को संरक्षित रखने का एक विशेष माध्यम है, ठीक है। तो ये माध्यम सब समाप्त हो गए हमारे देश से। अब कोई महिला सब आर्टिफिशियल गहने पहनती है, क्योंकि पैसे नहीं है, ठीक है। और आर्टिफिशियल गहने पहनती है, और बहुत से ऐसी, जैसे कि मान लीजिए कि बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो मतलब कि इससे आती हैं। देखिए आप अपने आसपास राजा महाराजा जो क्यों मुकुट धारण करते थे, क्यों सोने चांदी के मालाएं जेवरात आदि पहना करते थे, कारण यही था ना। इससे बचने का बहुत बड़े साइंटिस्ट थे हमारे ऋषि मुनि। ऐसे ही थोड़ी ये जो भारतीय संस्कृति अनादिकाल से चली आ रही है, इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है, परंतु वो सब कुछ धीरे धीरे छूटता चला जा रहा है। घर घर में धारण करिए, घर में धारण करिए जब तक सोए हैं। रोगी, हाँ जी जी जी, बोलिए 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 जी। पश्चिमोत्तानासन दे सकते हैं, पश्चिमोत्तानासन दे सकते हैं, बहुत ही अच्छा आसन है, ठीक है ना।
मत्स्येंद्रासन भी दे सकते हैं, पेनक्रियाज के लिए बहुत अच्छा काम करेगा वो इन हाँ, भद्रासन भी करवा दे, भद्रासन भी बहुत अच्छा है। ये दोनों आज मत्स्येंद्रासन बहुत अच्छा है। हाँ, ये 2 आसन करवाइए, बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरी कुछ दवाएं भी दे दीजिए, दवाएं भी थोड़ा काम कर जाएगी, है ना। वो तो उसके कई बहुत लंबा वो प्रकरण है। सिस्ट के जो बनने का जो कारण होता है, वो आजकल का जो जितने भी जो नॉर्मल डिलीवरियाँ होती हैं या सिजेरियन होता है, उस वो मुख्य कारण होता है। दूसरा जो कारण होता है वो है जो है गोलियां जो होती हैं, जो दवाएं जो लेते हैं, गर्भ निरोधक गोलियां लेते हैं, पिल्स लेते हैं। ये के पीछे जानते हैं क्या का हार्मोनल इनबैलेंस होगा, उसका पीरियड रेगुलर नहीं होगा। तो अगर उसको इस समय अगर हुआ है तो समझिए उसका रेगुलर, पहले उसका पीरियड से रेगुलर नहीं रहा होगा, इसीलिए उसको वो हुआ है। मतलब रेगुलर है पीरियड। हाँ, अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है तो सिस्ट बनने की संभावनाएं ज़्यादा बन जाती है, ध्यान रखिए। जिनका भी हार्मोन इम्बैलेंस है उन महिलाओं को सिस्ट बहुत जल्दी बनता है, ठीक है ना। तो उसके लिए तो देखिए, सिस्ट अगर ज़्यादा बनता, अगर सिस्ट बन रहा है तो उसके लिए देखिए, ये जो अब पश्चिम उत्तनासन है, मत्स्येंद्रासन है, भद्रासन है, ठीक है, ये जो अभी बताया ना इनको, ये जो अभी जो पूछे हैं प्रश्न, ये भी उसमें भी वो काम करता है, ठीक है। और इसके लिए कुंभक आदि विशेष तरह से कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, गांठ गांठ, ठीक है, कुंभक का अभ्यास करवाइए अगर उससे अभ्यास है तो, ठीक है ना। जैसे नाड़ी शोधन करवाते हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम कुंभक के साथ करवाइए, ठीक है। जल्दी उसका भस्म हो जाएगा उसका जो, और उसके साथ दवा तो लेनी पड़ेगी उसको नष्ट करने के लिए। हाँ। हाँ, क्या बोल रहे हैं। सर्वांगासन मत करवाइए, सर्वांगासन नहीं करवाइए, सर्वांगासन में कोई विशेष लाभ नहीं होता है, सर्वांगासन मत कराइए। सर्वांगासन करने से करने के अलावा और भी कई आसन, मत्स्येंद्रासन करवाइए ना, बहुत ही प्रभावकारी है। हाँ, सर्वांगासन, उसमें क्या होगा, सर्वांगासन इसलिए नहीं करना है कि उसका जो हार्मोनल जो वाइट डिस्चार्ज है, सारी जो गलत एनर्जी है, जो गंदगी है, वो सब नीचे की तरफ आएगी, फिर समस्या और बढ़ जाएगी। विपरीत करणीय सर्वांगासन न करें, इनका ये समस्या है, वाइट डिस्चार्ज हो या फिर। हाँ, आए। हाँ, पैर ऊपर नहीं चाहिए, ध्यान रखिए। हाँ, सूर्य नमस्कार करें, सावधानी पूर्वक करें। सूर्य नमस्कार में अगर कुछ आसनों से उसको तकलीफ है तो वो आसन ना करे। उससे बढ़िया है कि सूर्य भेदी प्राणायाम करे। सूर्य भेदी का कम से कम 21 कुंभक लगाए। शिष्ट को गलाना है तो सूर्य भेदी प्राणायाम करे। वो गोमुख आसन कर सकती है। वो गोमुख आसन के बारे में कल बताया था, ठीक है। तो गोमुख आसन भी बहुत विशेष लाभकारी होता है। और सूर्य भेदी प्राणायाम कम से कम 21 बार लगाए कुंभक, ठीक, 21 बार सूर्य भेदी प्राणायाम में, ठीक है। हम्म। हाँ, कुंभक लगाए वो अपने जितना रोकने की क्षमता हो, ठीक है ना। हाँ, आप उसको उसको स्त्री रसायनवटी दे दीजिए, चंद्र प्रभावटी दे दीजिए, ठीक हो जाएगा। हम्म। स्त्री स्त्री रसायनवटी दे दीजिए, स्त्री रसायनवटी। ठीक हो जाएगा, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगा। हाँ, शिष्ट के लिए आप पंचगव्य विशेष की दवा लीजिए तो अच्छा काम करेगा। हाँ, पंचगव्य की दवा करिए। अगर पंचगव्य की औषधि लेना है तो आप बताइएगा, आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। ठीक है। और हाँ हाँ, जी।
बटरफ्लाई नहीं, बटरफ्लाई में क्या होगा, बटरफ्लाई में कमर दर्द बढ़ जाएगा। ठीक है, बटरफ्लाई में क्या होता है, कोई बंद करे साउंड अपना। देखिए बटरफ्लाई करने से क्या होगा कि बटरफ्लाई से उसके कमर दर्द में और तकलीफ आ जाएगी, उसको और समस्या आने लग जाएगी। बटरफ्लाई से कमर दर्द बढ़ता है। ठीक है, नहीं बटरफ्लाई नहीं करना चाहिए। बटरफ्लाई अगर महिलाओं, अगर स्त्री से पीसीओडी से संबंधित कोई समस्या है, महिला को कोई बीमारी है, तो वो बटरफ्लाई का अभ्यास न करे। ठीक है, अब इस पे कोई शोध नहीं हुआ है, सुन सुन करके मत किया करिए। बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये महिलाओं के लिए अच्छा है, चक्की चालन करो। महिलाओं के लिए चक्की चालन भी बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि जो चक्की चलाया जाता है उसकी क्रिया, कभी चक्की ओरिजिनल चक्की चला के देखिएगा और जो आप लोग चक्की चलाते हैं उसको चला के देखिएगा, बड़ा अंतर होता है। ठीक है, उसमें बड़ी बड़ी समस्याएं आ जाती हैं। बिना शोध का, बिना सोचे समझे, केवल सुन करके, टीवी देख करके किसी आसन को और किसी सूक्ष्म व्यायाम को न किया करें। ठीक है, आप करके बहुत बहुत बड़ी समस्या है। लोगों को पता नहीं है ना कि क्या करना चाहिए, कौन से रोग में क्या करना चाहिए। सार्वजनिक रूप से जो शिविर लगते हैं उसमें सार्वजनिक रूप से लगते हैं, किसी रोग विशेष के लिए नहीं रखते हैं। तो सार्वजनिक रूप से जो शिविर लगते हैं वो स्वस्थ व्यक्ति के लिए है। जो रोगी हैं उनके लिए सभी आसन नहीं है, सभी व्यायाम नहीं है, नुकसान भी करते हैं। सभी सूक्ष्म व्यायाम नहीं करना चाहिए जिनको समस्याएं हैं। महिलाएं आजकल खूब बैठे बैठे घर में बटरफ्लाई करती रहती हैं, सोचती हैं कि मेरा चलने लग जाऊंगा, थाई कम हो जाएगा, मगर कमर दर्द उनको बढ़ जाता है, उनको पता ही नहीं होता है। ठीक है ना, जिनको कमर की तकलीफ है वो ना करें। ठीक है, बटरफ्लाई करने का, जी बटरफ्लाई करने का तरीका अलग होता है। आप पैर मोड़ के बटरफ्लाई करिए, ठीक है ना, घुटनों को पकड़ के ऐसे बटरफ्लाई करिए तो कमर दर्द नहीं होगा। बोलिए। मयूरासन भी कर सकते हैं, अगर करने की क्षमता है तो मयूरासन भी लगा सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है मयूरासन। ठीक है ना, हाँ, गोमुखासन और सूर्य भेदी प्राणायाम, नाड़ी नाड़ी शोधन, हाँ ये ठीक है ना, इसको करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। हाँ हाँ हाँ, लक्षण उसके गुण, 84 आसनों के ये लक्षण है, 84 लाख। इस चीज को मैंने कहा था, नोट भी कर लीजिएगा आप लोग। ये हाँ हाँ, 84 आसनों, एक आसन के 1 लाख लक्षण होते हैं। यानी कि 84 लाख में, मान लीजिए पहला आसन पद्मासन है, तो पद्मासन के 1 लाख लक्षण मिलते हैं उससे संबंधित। तो अब पद्मासन, अब पद्मासन बताऊं, पद्मासन मान लीजिए कि पद्मासन कमल की योनि है, तो कमल में केवल कमल की एक ही योनि गुण स्वभाव नहीं है, कमल के और भी विशेषताएं हैं और भी लक्षण हैं। आप जब पढ़ेंगे तो भारत में कमल को राष्ट्रीय पुष्प कहा जाता है, तो आप पढ़िएगा उसकी कितनी विशेषताएं बताई है। ठीक है, कमल को नहीं, उसकी क्वालिटी, उसके गुणधर्म। ठीक है, चलिए, प्रणाम प्रणाम, धन्यवाद आप सभी लोगों का। हाँ, अब अगले हफ्ते मिलेंगे, अगले सत्र में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी लोगों का धन्यवाद। ठीक है, चलिए, आप सभी लोगों को नमस्ते। एक बार ओम का उच्चारण करिए, फिर शांति पाठ, फिर ठीक है। ओम शांति शांति शांति। ठीक है, आप सभी लोगों को, फिर आप लोग अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।
जल्दी 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 जल्दी